नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत मिश्रा। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हिंदुस्तान का दम ऐसा है कि दुश्मन सिर झुकाते हैं और दुनिया बाहें फैलाती है। तरक्की के पंख लगाकर उड़ा भारत आज सर्वशक्तिमान है। हर क्षेत्र में सबसे आगे हिंदुस्तान है और हिंदुस्तानी भी। लेकिन इस मौके पर उन्हें याद करना जरूरी है जिनके शौर्य, साहस, समर्पण, सामर्थ्य और बलिदान की वजह से मुल्क में आजाद हवा बहती है और करोड़ों लोग चैन की नींद सोते हैं। तो चलिए देखते हैं खास पेशकश वीर गाथा। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरा हिंदुस्तान स्वाधीनता और शौर्य को सलाम कर रहा है। यह मौका हमें याद दिलाता है देश का संविधान हर भारतीय की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए मौजूद है और देश की सेना करोड़ों देशवासियों की हिफाजत कर रही है। लेकिन हमें स्वतंत्रता और गणतंत्रता थाली में परोसकर नहीं मिली। अनगिनत लोगों के शौर्य, साहस, समर्पण, बलिदान की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं। तो चलिए इस बेहद खास मौके पर हम आपको मिलवाते हैं 100 साल से भी ज्यादा उम्र के एक वीर योद्धा से जिसने देश की रक्षा के लिए 2 जंगों में अपना शौर्य दिखाया था। गणतंत्र दिवस के इस पावन मौके पर आज बात शूरवीरों की। सरहद की ललकार हो या आपदा की पुकार, भारतीय सेना हर वक्त तैयार रहती है। करोड़ों हिंदुस्तानी इस यकीन से चैन की नींद सोते हैं कि सरहद की निगहबानी जिनके हाथों में है उसमें साहस, शौर्य, समर्पण और सामर्थ्य है। चीन और पाकिस्तान से युद्ध की कहानी तो हर भारतीय ने सुनी होगी, लेकिन आज वही कहानी हम 100 साल के उस योद्धा की जुबानी सुनेंगे जिसने इस जंग को जंग मैदान से देखा। 1962 भारत ने कभी नहीं सोचा था कि चीन उस पर हमला करेगा, लेकिन पड़ोसी 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले के लिए भारतीय सेना तैयार नहीं थी। चीन के 80,000 जवानों का मुकाबला करने के लिए भारत की ओर से मैदान में थे कुछ हजार सैनिक। यह युद्ध पूरा 1 महीने तक चला, जब तक कि 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा नहीं कर दी। भारत चीन युद्ध में भारतीय सेना की बहादुरी की कई कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसे नई पीढ़ी को सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के जहांराम निराला, खरसोता गांव के जहांराम निराला की उम्र अब 100 से भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन बूढ़ी आंखों में आज भी शौर्य की चमक दिखती है। 1962 की लड़ाई के दौरान जहांराम निराला सेना में जवान थे। वो बताते हैं कि चीन से लड़ाई में कैसे भारतीय सेना ने दुश्मनों का मुकाबला किया। मोर से पाछू बटे रह सके भरेस लागलक मने बम लागलक खदे मरी गेला को है खाने तो के का कर ले के का तो के का करवे कई पीट के उके सत्यानाश कर दिले का कर ले यार ओदे दागे एकले तो मना होल ओ मदे लड़ाई में नहीं जलाए ना तो पहना और पाकिस्तान 40 माइल भीतर ढुक रही। बाप रे काड़ा गरु मन चौपाट कर दिले। बम तो मुरुक पानी लेके गिरेल ही चाइना कर लड़ाई में जई रही हो। चीन और बर्मा कर बीच में जई रहो कोना में लड़ाई 1965 में 7 दिन लड़ाई रहे और
71 का लड़ाई में 14 दिन रहे। कौन भयंकर दमा में मरल, छोड़ा छोड़ी लुई के से बने हुसैन आजम सत्यानाश चौपट हो। आज़ादी तो 2 घंटा ले टाइम माइंग दाखला इंदिरा गांधी छुट्टी दी दिलक। आज से लड़ाई जिंदगी में नहीं होगा कहीं के बंद कर दिले। नहीं, देश का आजादी ओह दिन से कहला कि लड़ाई आज से लड़ाई जिंदगी में नहीं होगा, बंद हो जाएगा। कह दिलक टाइम नहीं दिलक, नहीं तो थोड़ी धाड़ कर देता है। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जहांराम निराला को सैन्य सेवा मेडल, संग्राम मेडल और कई मेडल से नवाजा भी गया। जहांराम बताते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान उनके पीछे मौजूद सैनिक पर बम गिरा। युद्ध में बम यूं बरस रहे थे जैसे बारिश हो रही हो, सब कुछ बर्बाद हो रहा था। इस भयानक युद्ध के बीच उनकी टुकड़ी पाकिस्तान में 4 मील अंदर तक पहुंच गई। वो कहते हैं कि कोई हिसाब नहीं कितने लोग मरे। इंदिरा गांधी ने युद्ध विराम की घोषणा की। उन्हें अफसोस है कि कुछ घंटे और मिलते तो दुश्मनों पर और कहर बर पाते। देश के लिए सेवा किए हैं, आर्मी में थे और ये 2 लड़ाई लड़ चुके हैं। एक तो 1962 में और दूसरी लड़ाई 1971 में। और इनके पास 7 मेडल भी हैं, लेकिन और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अभी भी वो पेंशन की राशि लेने के लिए गांव से यहाँ तक जसपुर तक आते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। किसके खिलाफ लड़ाई थी? ये पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं और देश सेवा किए हैं। जहांराम निराला ने अपने घर और जिले में देश सेवा का ऐसा जज्बा जगाया कि न सिर्फ इनके परिवार के बल्कि इलाके के कई लोग सेना में भर्ती हुए। 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर सभी मिलकर गांव में तिरंगा फहराते हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके जहांराम निराला में देश प्रेम का जज्बा आज भी वैसा ही है। युद्ध की पुरानी यादें आज भी उनमें जोश भर देती हैं। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 चश्मा। चाहे आजादी की जंग या फिर आजादी के बाद चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध, छत्तीसगढ़ की माटी के वीर सपूतों का योगदान और बलिदान शामिल रहा है। गुजरते वक्त के साथ अपनी कहानी बताने के लिए ज्यादा लोग बचे नहीं, लेकिन अब भी सूबे में कुछ योद्धा ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 से भी ज्यादा हो चुकी है। हालांकि इस उम्र में उनका जज्बा कम नहीं हुआ। तो चलिए आपको मिलवाते हैं आजादी के एक ऐसे ही सिपाही से जो अपनी जुबानी सुनाएंगे आजाद हिंद फौज की कहानी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम पहली पंक्ति में है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। नेताजी ने अंग्रेजी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया था। जब तक वो रहे, अंग्रेजी हुक्मरान ने चैन की नींद नहीं सो पाए। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने संभाली। आजाद हिंद फौज ने साल 1944 की फरवरी में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। इस फौज ने पलेन और तिहिम समेत कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया था। नेताजी ने आजाद हिंद सैनिकों को कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी की उसी फौज का हिस्सा थे मनराखन लाल देवांगन। ये उन चंद वीरों में से एक हैं जो आज भी अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा हैं। वही भी साग भात खाते हो, सब भात खाते हो। हाँ, भात खाता हूँ, अब ज्यादा भात नहीं खाता हूँ। बीड़ी माखूर सिगरेट कहीं कुछ
दिन सिगरेट पियत रहे, पहले नौकरी में रहे तो 50 सिगरेट मिले, अच्छा 2 माचिस मिले, अच्छा साबुन मिले, ओकर इस्तेमाल करते नौकरी ला नहीं। एकर बाद 1 साल नहीं हला सिगरेट पिया घर में रखे रहे तो 4 यार और प्लेट सिगरेट रहा है, छोड़ दे, अब कुछ नहीं पिया हूँ, नशा नहीं लिया हूँ। धमतरी से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है भट गांव, जहां रहते हैं मनराखन लाल देवांगन। उम्र करीब 107 साल हो चुकी है, लेकिन आजाद हिंद फौज की लड़ाई आज भी जहन में ताजा है। मनराखन लाल एक किसान के बेटे थे। 1942 में वो दोस्तों के साथ रायपुर घूमने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ युवाओं से देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज में शामिल होने की अपील की जा रही थी। देश प्रेम के जज्बे से भरे मनराखन लाल फौज में भर्ती हो गए और ट्रेनिंग के लिए पुणे चले गए। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद उन्हें आजाद हिंद फौज की कंपनी नंबर 397 में सिपाही के पद पर तैनात किया गया। अंग्रेजी सेना से लड़ाई के दौरान इनकी कंपनी को पूर्वी सीमा पर तैनात किया गया। युद्ध लड़े हुए क्या कहते, आसाम गए रहे ना, आसाम में दीमापुर, मणिपुर और ये क्या का नाम भुला जातेगा, मांडला, मक्टिला, रंगून रहे, रंगून आखिरी गए, रंगून तक पहुंचे रहे ना। असम, मणिपुर और रंगून तक इनकी कंपनी ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए। मनराखन लाल बताते हैं कि जापानी फौज के साथ मिलकर भी इनकी कंपनी से जंग लड़ी। जंग के दौरान मनराखन लाल ने अकेले 20 से 25 दुश्मनों को मार गिराया था। ऐसे कई किस्से हैं जो इन्हें इस उम्र में भी यूं ही याद है, मानो कल की बात हो। वहाँ तो बात नहीं है, फिर 20-25 जन लोग मारे हो, गोली मार के, गोली मारी है। अब वो डाल के मैंने हमर दल मारे है, हमन मुकर दल में मारे, वो कोई ठिकाना नहीं रहा, तमाम रंग पिट्टे बराबर हो रहा हुआ। सब खाना मिले, सब किस्म के खाना मिले। और कोई घायल वायल गोली लग गया था, किसे करो? गोली लगे था, अस्पताल चढ़ा के ले जाए हवाई जहाज में। 1947 में मौजूदा पाकिस्तान के फिरोजपुर में फौज से रिटायर हुए। इनका वेतन 18 रुपए महीना था, लेकिन रिटायरमेंट पर इन्हें 1000 रुपए दिए गए। इसके बाद अपने गांव वापस लौट आए, लेकिन गांव वालों को लंबे समय तक यकीन नहीं था कि ये आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। लोग इनकी बातों का मजाक उड़ाते थे। एक बार किसी पढ़े लिखे ग्रामीण ने इनका सर्विस बुक देखा तो गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। आज भी इलाके में इनका नाम काफी सम्मान से लिया जाता है। बात करने में बताते थे, मैं उनसे मिला हूँ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण देते थे, ऐसा बोलते थे। हम लोग मजाक समझते थे, कहाँ है इनके सिपाही रहे या नहीं रहे, भगोड़ा कहाँ बोल रहे हैं, तो फिर भी मजाक में टालते थे हर चीज। अब धीरे धीरे पता चलता है नहीं, ये बाजी में हमारे गांव का एक उपलब्धि है कि हमारे गांव को उस समय जो आदमी है जो फौज में लड़ा भारत आजाद के समय में, और उनका सपोर्ट हमें मिला। आजाद हिंद फौज का ये सिपाही पूरी जिंदगी एक योद्धा की तरह जिया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सबका दावा है कि आज तक इन्हें कोई बीमारी तो दूर की बात, बुखार तक नहीं हुआ। कोरोना काल में इन्हें जुकाम तक नहीं हुआ। 107 साल की उम्र में भी मन और तन से ये एक सच्चे योद्धा हैं। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास एक हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। नेताजी की मौत का सही कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अमरता का जयघोष करने वाला राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर है। लेकिन मनराखन लाल जैसे सिपाहियों की वजह से आज भी उनका संघर्ष और उसकी गाथाएं जिंदा है। धमतरी से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट।
पतंजलि च्यवनप्राश की 51 बेशकीमती जड़ी बूटियां और आरक्षण पर राज्यपाल के मार्च तक इंतजार वाले राजभवन की सफाई पर कहा 22 और 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। इसी के मद्देनजर आया था राज्यपाल का बयान। बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा। रायपुर के विकास मरकाम बने बीजेपी एसटी मोर्चा के अध्यक्ष। कांकेर की सुमित्रा मारकोले समेत 6 नेताओं को मिली उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी। पुलिस में शिकायत दर्ज। कांग्रेस प्रवक्ता ने की बागेश्वर धाम सरकार को Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय के सबूत मांगने पर बीजेपी हुई हमलावर। अरुण साहब ने साधा निशाना। कहा दिग्विजय और कांग्रेस गिरा रहे हैं सेना का मनोबल। बिलासपुर में फिर चला अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान नगर निगम के दस्ते से भिड़ा युवक। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भिलाई के कई इलाकों में 25 और 26 जनवरी को पानी की सप्लाई रहेगी बाधित। पाइपलाइन में लीकेज को सुधारने का हो रहा है काम। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से होगी आपूर्ति। बालोद में प्रिंसिपल की हरकतों से परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राएं। प्रिंसिपल पर लगाए गलत हरकत करने का आरोप। मामले में कार्रवाई की मांग। जगदलपुर में पानी की समस्या को लेकर आयुक्त के पास पहुंचे वार्डवासी। पिछले 1 हफ्ते से पानी की किल्लत से जूझ रहे लोग। आयुक्त ने पानी की सप्लाई का दिया आश्वासन। बिलासपुर नगर निगम के दस्ते से भिड़ा युवक। अतिक्रमण हटाने के दौरान किया हमला। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने की सुरक्षा देने की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री से Y+ सिक्योरिटी देने की मांग। रायगढ़ में गोवर्धनपुर के लोगों ने किया एसपी कार्यालय का घेराव। कुछ दिनों पहले शमशान भूमि पर चलाया था बुलडोजर। धार्मिक भावना को आहत करने का है मामला। मुंगेली नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहन मल्ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगी वोटिंग। उपाध्यक्ष पर बैठकों में नहीं आने का आरोप। रायगढ़ में उद्योगपति नवीन जिंदल को जान से मारने की मिली धमकी। बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी ने चिट्ठी के जरिए दी धमकी। जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर की बहू ने लगाई फांसी। खाना बनाने को लेकर पति से हुआ था विवाद। तफ्तीश में जुटी पुलिस। राजनांदगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चरमराई व्यवस्था। पिछले 8 महीने से नहीं है। 102 वाहन। गर्भवती महिलाओं को हो रही परेशानी। कवर्धा में 2 बीजेपी नेताओं को जिला बदर की अनुशंसा पर बवाल। गुरमीत समाज ने कलेक्टर से की मुलाकात। राजनीतिक मामले में जिला बदर को बताया गलत। दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया पलटवार। कहा दिग्विजय ने वीर जवानों के शौर्य का किया है अपमान। वो आतंकवादियों को भी लगते हैं जी। दमोह में पथरिया विधायक रामबाई ने विद्युत विभाग की संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का किया समर्थन। बोली कर्मचारियों को नियमित कर सरकार बढ़ाए वेतन। सीहोर के नसरुल्लागंज की ग्राम पंचायत लाड़कुई में मजदूरों ने जड़ा ताला। मजदूरी न मिलने से नाराज मजदूरों के हंगामे के बाद जड़ा ताला। देवास में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों की जब्त की गई अवैध शराब पर चलाए रोलर। कच्ची शराब और महुआ लहान भी किया नष्ट। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में किन्नर समाज महामंडलेश्वर हिमांकी सखी ने दिया खुला समर्थन। का धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं काम। जबलपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। बेकाबू होकर पुल से नीचे गिरी कार। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। भोपाल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली की ठग गैंग को पकड़ा। देवास से 2 ठगों की हुई गिरफ्तारी। ग्वालियर में पुलिस को मिली सफलता। युवक की हत्या मामले में आरोपी भाई और भाभी को किया गिरफ्तार। 5 महीने से था फरार। धार में सरदारपुर के छात्रों ने किया कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। आदिवासी छात्रावासों में अनियमितता का लगाया आरोप। कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग। पन्ना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एनीडेस्क ऐप से पैसा निकालने वाले। जब भारत अंग्रेजों की पराधीनता से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहा था, तब आजाद हिंद फौज ने आजादी में अहम भूमिका निभाई। 21 अक्टूबर 1943 को इस फौज का नेतृत्व नेताजी के हाथों में आया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ। भारत की आजादी में उनका और उनकी आजाद हिंद फौज का योगदान अमूल्य है। आज के इस खास मौके पर हम आपको लिए चलते हैं जबलपुर, जहां से नेताजी का गहरा रिश्ता रहा है।
जंगे आजादी का दौर था। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज की आवाज को और बुलंद कर दिया था। अंग्रेजों को नेताजी की बढ़ती लोकप्रियता और भारत में ब्रिटिश हुकूमत का विरोध खटक रहा था। उस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को कैद में रखने के लिए जबलपुर का जेल अंग्रेजों का पसंदीदा था। इस जेल का निर्माण 1818 में किया गया। अंग्रेजों ने नेताजी को इसी जेल में 2 बार कैद किया। पहली दफा 30 मई 1932 से 16 जुलाई 1932 तक और दूसरी बार 19 फरवरी 1933 से 22 मार्च 1933 तक। इस जेल की 4 दीवारियों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यादें जुड़ी हैं। इसीलिए इस जेल का नाम बाद में नेताजी के नाम पर रख दिया गया। जबलपुर सेंट्रल जेल में आज भी उनकी यादों को संजो कर रखा गया है। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ और मैंने नेताजी के बारे में सुना बस था, मगर आज मेरे को उनके सामानों का, उनके संग्रहालय का देखने में बहुत अच्छा महसूस हो रहा। मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद बहुत वो समझता हूँ। मैंने बहुत यहाँ करीब से देखा नेताजी का सामान और बहुत ही अच्छा लगा। ये प्रयास हम लोग को बहुत ही सराहनीय लग रहा कि आज हम लोग नेताजी से जुड़ी वो चीज़ें जो हम लोग ने कभी सोचा नहीं रहा, वो आज हमें देखने मिल रही है। बहुत हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं। बबलू जायसवाल। नेताजी की लोकप्रियता का आलम यह था कि कांग्रेस के अधिवेशन में उनकी शानदार जीत की खुशी में संस्कारधानी वासियों ने हाथियों के रथ वाला जुलूस निकाला था। तेज बुखार की वजह से वो खुद इस जुलूस में शामिल नहीं हो सके थे, इसीलिए उनकी तस्वीर रखी गई थी। इस तस्वीर को देखने के लिए भी हजारों की भीड़ उमड़ी थी। उनसे जुड़ी सारी कहानियां सेंट्रल जेल के म्यूजियम में मौजूद हैं। नेताजी के बारे में जाना काफ़ी अच्छा लगा। सब लोग नेताजी के बारे में जानते तो हैं, पर उनको उनके सामान देखने मिलने बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि उनके सामान देखने मिले। और नेताजी ने काफ़ी कुछ किया, देश की आज़ादी में अपना काफ़ी योगदान दिया और उनके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। आज तक तो हमने सिर्फ नेताजी के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज यहाँ पे आकर उनके बारे में काफ़ी कुछ देखने को मिला, उनका साजो सामान देखने मिला और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये लाइफ का। और अखबार से पढ़ के हमने अखबार में पढ़ा था, तो आज हम देखने आए। अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम यहाँ आए, समय निकाल के देखने आए। उनकी चीज़ें, घड़ी, उनका बेटन, वर्दी, काफ़ी कुछ जवान देखने मिला, बहुत ही अच्छा लगा। स्वाधीनता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जबलपुर में करीब से जानने का मौका मिलता है। सेंट्रल जेल में नेताजी पर आधारित एक संग्रहालय बनाया गया है, जहां उनसे जुड़ी उन चीजों को सहेज कर रखा गया है जो कभी नेताजी ने कारावास के दौरान इस्तेमाल की थी। यहाँ आज भी नेताजी की शयन पट्टिका के अलावा जिस जंजीर से उन्हें बांधा गया था वो मौजूद है। सुभाष वार्ड में 3 नंबर पट्टी पर नेताजी रहा करते थे। जेल में आने से पहले उनका वारंट, उनका एडमिशन यानी कि दाखिला फॉर्म भी इस संग्रहालय में सहेज कर रखा गया है। अमूमन पहले विशेष मौके पर ही शहरवासी सुभाष वार्ड को देख पाते थे, लेकिन अब लोग इस वार्ड को म्यूजियम के रूप में देख सकते हैं। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। मुल्क की आजादी लेकर संविधान के लागू होने तक कई महापुरुषों का योगदान है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन कुछ ऐसे नायक भी हैं जिनकी कहानी अनसुनी है। तो चलिए आपको सुनाते हैं 14 स्वतंत्रता सेनानियों की ऐसी ही अनसुनी कहानी।
हिंदुस्तान की आजाद हवा में इतिहास के उन पन्नों की खुशबू जिनमें दर्ज है सुनी अनसुनी कहानियां, वो कहानियां जिसमें दर्ज है आजादी की लड़ाई का हर लम्हा। इनमें कुछ कहानियां ऐसी हैं जिसे हिंदुस्तान की नई पीढ़ी भी सुन चुकी है, लेकिन कई कहानियां अनसुनी भी हैं। ऐसी ही एक कहानी है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन की। इस ब्लॉक का गांव देवादा आजादी के महानायकों के किस्सों का एक पन्ना है। देवादा गांव उन 14 स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का घर है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाके में आजादी की अलख जगाई थी। करीब 4000 की आबादी वाले इस गांव का बच्चा बच्चा अपने पुरखों पर गर्व करता है। गांव के लोगों ने 14 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की यादों को अपने जहन में यूं जिंदा कर रखा है मानो कल की ही बात। देखिए, गर्व तो बहुत महसूस होता है कि हम ऐसे गांव में निवास करते हैं जहां पे 14 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं और हमारे दादाजी रामाधीन दुबे जी उनका नेतृत्व भी किए हैं। वर्तमान में मैं भी पीएचडी कर रहा हूं और मैं भी इनके जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर बहुत सारी वो हुई थी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान देवादा गांव के कई परिवार महात्मा गांधी के भारत जोड़ो आंदोलन से जुड़ गए थे। गांव में आज भी उस जगह को संजो कर रखा गया है जहां बैठकर आजादी के 14 परवाने दूर दूर तक स्वतंत्रता संग्राम का अलख जगाने के लिए रणनीति बनाया करते थे। अंग्रेजी हुकूमत ने कई सेनानियों को जेल भेजा, जुल्म किए, लेकिन आजादी के लिए दीवानगी कम ना हुई। उनका परिवार भी देश की आजादी की लड़ाई से जुड़ा। अंग्रेज का जब राज था ना तो हमारे पिताजी लोग पाटन में आंदोलन करते थे, पूरे परिवार जाके। आंदोलन के बाद वो लोग सबको ले गए रायपुर, जब महात्मा गांधी आया था तब वहीं से वो अरेस्ट हो गए पूरे परिवार, और उसमें हमारे यहाँ के 14 लोग भी थे। उन 14 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से आज कोई नहीं है, लेकिन उनका परिवार इसी गांव में रहता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में यहाँ जय स्तंभ चौक और स्मृति कुंज का निर्माण भी किया गया, जहां सभी 14 सेनानियों का नाम दर्ज है। देखिए, यहाँ पे तो पाटन क्षेत्र में, कहना चाहिए तो दुर्ग जिले में सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिर्फ हमारे यहाँ हैं, जो कि हमारी स्मृति पटल में है और उसको हम लोग संजो के रखे हैं स्मृति कुंज के रूप में। वहाँ पे 15 अगस्त या 26 जनवरी ऐसा होता है कि वहाँ पे अलग ही माहौल रहता है, जहाँ हम झंडा फहराने जाते हैं और उनके वंशज जो है उनको बुला के झंडा फहरवाते हैं, वहाँ पे उनको नमन करते हैं। देश जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब देवादा गांव की मिट्टी भी भारत सरकार तक पहुंचाई गई है, ताकि वीरों की इस माटी को सहेज कर रखा जा सके। और इसी के साथ हमारे इस वीर गाथा के खास